एक कहानी है जो ग्रामीण भारत में दादी नानी आज भी अपने पोते पोतियों को चांदनी रातों में फुसफुसा कर सुनाती हैं। यह कहानी असंभव विकल्पों की है, करुणा की कीमत की है और एक ऐसी डायन की है जो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी सब सोचते थे। यह किसी आदर्श नायक या खलनायक की कहानी नहीं है। यह एक साधारण आदमी की कहानी है जिसे अपने गांव की सुरक्षा और एक ऐसे प्राणी के प्रति दया के बीच चुनाव करना था जिससे सब डरते थे। प्राचीन काल में जब कोसल राज्य में राजा हर निर्णय से पहले नक्षत्रों की सलाह लेते थे, नंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो नमक के जंगल से ढकी पहाड़ियों के बीच छिपा था। यह एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, जहां सुबह सुबह औरतें नदी में मिलकर कपड़े धोती थीं और पुरुष चावल के खेतों में तब तक काम करते थे जब तक सूरज क्षितिज पर एक नारंगी गेंद में नहीं बदल जाता। इस गांव में देवेंद्र नाम का एक आदमी रहता था। उसके नाम का अर्थ था देवताओं का स्वामी। यह एक क्रूर विडंबना थी क्योंकि उसका जीवन कितना साधारण था। देवेंद्र न जवान था, न बूढ़ा, न लंबा, न छोटा, न सुंदर, न कुरूप। वह बस एक साधारण आदमी था, जैसा कि आपको भारत के किसी भी गांव में मिल जाएगा। उसके हाथ काम से कठोर हो गए थे, उसका चेहरा धूप से झुलस गया था और उसकी आंखों में वह शांत उदासी थी जो केवल उन लोगों में ही आती है जो किसी क्षति को करीब से जानते हैं। 3 साल पहले देवेंद्र की पत्नी मंजरी की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई थी। बच्चा भी नहीं बचा। तब से देवेंद्र गांव के किनारे एक कच्ची झोपड़ी में अकेले रहते थे। अपने छोटे से गेहूं के खेत की देखभाल करते थे और 3 बकरियों की देखभाल करते थे जो उनकी एकमात्र साथी थीं। पड़ोसियों ने उन्हें पुनर्विवाह के लिए मनाने की कोशिश की, जैसा कि विधुरों का रिवाज था, लेकिन देवेंद्र ने विनम्रता से सभी सुझावों को अस्वीकार कर दिया। उस भयानक दिन उनके अंदर कुछ टूट गया था और उसे ठीक करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। नंदनपुर गांव की अपनी लय थी। बरसात का मौसम पौधरोपण लेकर आता था, गर्मी का मौसम फसल की कटाई लेकर आती थी, पतझड़ त्योहार लेकर आता था और सर्दी अलाव के इर्द गिर्द कहानियां सुनाती थीं। लेकिन एक कम दिखाई देने वाली गहरी लय थी जिसे सिर्फ गांव के बुजुर्ग ही पहचान पाते थे। हर 7 साल में कुछ न कुछ होता था, ऐसी कोई बात जिस पर कोई दिन के उजाले में चर्चा करना पसंद नहीं करता था। बच्चे गायब होने लगे, एक साथ नहीं, किसी प्रत्यक्ष रूप में नहीं, बस एक यहां दूसरा वहां। एक लड़की जो पानी भरने गई थी और कभी वापस नहीं लौटी। एक लड़का जो जंगल में लकड़ियां लेने गया और अचानक गायब हो गया। माता पिता ने बहुत ढूंढा, गांव के मर्दों ने खोजबीन की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। न कोई लाश, न कोई निशान, न ही संघर्ष के कोई निशान। बच्चों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया और हर कोई जानता था कि दोषी कौन था, अचुदाइल्दा फ्लोरेस्टा। कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आई थी, लेकिन हर कोई जानता था कि वह अस्तित्व में है। एक चुड़ैल जो नमक के जंगल में गहराई में रहती थी, एक ऐसा प्राणी जो कभी औरत थी लेकिन अब कुछ और थी, दर्द और गुस्से से विकृत। कहा जाता था कि उसके लंबे उलझे हुए बाल उसके पैरों तक पहुंचते थे, नाखून पंजों जैसे तीखे थे और आंखें अंधेरे में लाल चमकती थीं। कहा जाता था कि वह किसी भी आवाज की नकल कर सकती थी, सपनों में आ सकती थी, किसी भी आदमी को सिर्फ देखकर पागल कर सकती थी। लेकिन अधिकतर लोगों का कहना था कि वह बच्चे चुराती है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि चुड़ैल को दशकों पहले श्राप मिला था। वह कभी एक साधारण स्त्री थी जिसकी शादी एक क्रूर व्यापारी से हुई थी जो उसे पीटता था। जब गर्भावस्था के दौरान भयंकर बुखार से उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। क्रोध, पीड़ा और मां बनने की अधूरी इच्छा ने उसे न तो मानवीय और न ही पूर्ण आध्यात्मिक बना दिया। एक चुड़ैल जो दुनियाओं के बीच फंसी हुई थी, अनंत काल तक भटकने के लिए अभिशप्त थी।
और अब वही समय फिर आ गया था। पिछली बार से 7 साल बीत चुके थे। परिवारों ने पहले ही अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। माएं अपने बच्चों को अंधेरा होने के बाद बाहर खेलने नहीं देती थीं। पुरुष बारी बारी से पहरा देते, मशालें और लाठियां लेकर घबराए हुए प्रहरी की तरह गांव का चक्कर लगाते। देवेंद्र के पास बच्चों की रक्षा करने के लिए कोई नहीं था। उसकी कोई पत्नी भी नहीं थी जिसे वह दिलासा दे सके। इसलिए वह हमेशा की तरह अपनी दिनचर्या में लगा रहा, अपने आसपास बढ़ते डर की परवाह किए बिना। वह भोर से पहले उठता, अपनी बकरियों का दूध दोहता, खेतों में काम करता और शाम ढलते ही घर लौट आता। वह दाल के साथ सादा चावल खाता, अपनी ईख की चटाई पर लेट जाता और नींद आने का इंतजार करता। कभी नींद आती, कभी नहीं आती। ऐसी ही एक रात को देवेंद्र ने वह आवाज सुनी। देर हो चुकी थी, शायद आधी रात के बाद। चांद आसमान में बस एक पतली सी किरण बनकर उभरा था, जिससे बहुत कम रोशनी आ रही थी। देवेंद्र अपनी चटाई पर लेटा छत की लकड़ी की कड़ियों को घूर रहा था। कुछ भी नहीं, बल्कि एक साथ सब कुछ सोच रहा था। तभी उसने सुना एक चीख। किसी बड़े की नहीं, बल्कि किसी बच्चे की चीख, कमजोर, दबी हुई, उनकी झोपड़ी के बाहर कहीं से आ रही थी। देवेंद्र बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका पहला ख्याल था कि वह कुछ कल्पना कर रहा होगा। शायद पेड़ों में हवा चल रही हो, शायद कोई जंगली बिल्ली। लेकिन फिर आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा साफ। जरूर कोई बच्चा, खतरे में फंसा बच्चा। देवेंद्र की सारी अंतर्दशा उसे घर के अंदर रहने के लिए कह रही थी। चुड़ैल की कहानियों में हमेशा यही लिखा होता था। वह शिकार को लुभाने के लिए आवाजों की नकल करती थी। ये उसकी पसंदीदा चाल थी। बेटे को लुभाने के लिए मां की आवाज की नकल करना, पिता को लुभाने के लिए बच्चे की आवाज की नकल करना। देवेंद्र यह जानता था, सबको पता था, और अभी तक। फिर भी वह खड़ा हो गया, क्योंकि अगर वो चुड़ैल नहीं होती तो क्या होता? अगर वो कोई असली बच्ची होती, खोई हुई, आहत, मदद की जरूरत में। देवेंद्र ने अपनी बेटी खो दी थी। उसे बचा न पाने का दर्द उसने महसूस किया था। वो किसी और बच्ची की तकलीफ को कैसे नजरअंदाज कर सकती थी, भले ही वो एक जाल ही क्यों न बन जाए। कांपते हाथों से देवेंद्र ने एक तेल का दीपक उठाया, उसे अलाव के अभी भी गर्म अंगारों से जलाया और अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोला। रात अंधेरी और शांत थी। हवा ठंडी थी, कोसल की सर्दियों की रातों जैसी। देवेंद्र ने दिया उठाया और उसके छोटे से प्रकाश के घेरे के पार देखने की कोशिश की। कुछ भी नहीं, बस आसपास के पेड़ों की काली आकृतियां, खाली खेत और ऊपर तारों भरा आसमान। तभी रोने की आवाज फिर से आई। इस बार वह दिशा पहचान पाया। ये आवाज खेतों से आ रही थी, उसकी जमीन के पश्चिम की ओर, पेड़ों की उस कतार के पास जहां से जंगल शुरू होता था। देवेंद्र धीरे धीरे उस तरफ चल पड़ा, अपने सामने लैंप पकड़े हुए, मानो बाहर की किसी भी चीज से किसी दयनीय ढाल की तरह। उसके नंगे पैर ठंडी, नम जमीन को महसूस कर रहे थे। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह उसे अपने कानों में सुन सकता था। जब वह पेड़ों के करीब पहुंचा तो उसने देखा, जमीन पर सिमटी एक छोटी सी आकृति। उसकी तरफ पीठ करके एक बच्चा धीरे धीरे सिसक रहा था। देवेंद्र रुक गया। उसका पूरा शरीर तनाव में था। उसके रोम रोम से खतरा मंडरा रहा था। ये चुड़ैल ही होगी, कोई जाल होगा। कोई बच्चा आधी रात को यहां अकेला नहीं हो सकता। लेकिन फिर आकार उलट गया। वो एक लड़की थी, शायद 6-7 साल की। उसका चेहरा मिट्टी और आंसुओं से सना हुआ था। उसके बाल टहनियों और पत्तों से उलझे हुए थे। उसके कपड़े, एक साधारण सूती पोशाक, कई जगह से फटे हुए थे, और उसकी बड़ी बड़ी और गहरी आंखें डर से देवेंद्र को घूर रही थीं। उसमें कुछ भी अलौकिक नहीं था, कुछ भी जादुई नहीं। वह बस एक डरी हुई, खोई हुई, रोती हुई बच्ची थी। देवेंद्र को अपने सीने में कुछ हलचल महसूस हुई। उसे लगा कि मंजरी और बच्चे के साथ कुछ और भी मर गया है। करुणा, कमजोर लोगों की रक्षा करने, असहायों की देखभाल करने की वह बुनियादी मानवीय भावना।
वह घुटनों के बल बैठ गया, दीपक को अपने पास जमीन पर रख दिया और धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, जैसे वह किसी घायल जानवर के पास जाता है। डरो मत, उसने धीरे से कहा। क्या तुम खो गए हो? कहां से हो? लड़की कांपती हुई उसे घूरती रही। फिर इतनी धीमी आवाज में कि देवेंद्र मुश्किल से सुन पाया, उसने फुसफुसाते हुए कहा, चुड़ैल, चुड़ैल मुझे ले गई। मैं भाग गया। कृपया मुझे मत छोड़ो, वह मुझे ढूंढ लेगी। हर शब्द के बीच सिसकियां थीं। लड़की सचमुच बहुत डरी हुई लग रही थी। देवेंद्र को गुस्सा आ गया। अगर चुड़ैल सच में थी, अगर वो सच में बच्चे चुराती थी, तो ये लड़की उससे बच निकली थी। वो किसी तरह भाग निकली थी और अब वो यहां मदद की भीख मांग रही है। वह कैसे मना कर सकता था? आओ, देवेंद्र ने अपनी आवाज को शांत और कोमल रखते हुए कहा। मैं तुम्हें अपने घर वापस ले जाऊंगा। तुम आज रात वहीं सो सकती हो, जहां सब सुरक्षित है। कल सुबह हम तुम्हारे माता पिता का पता लगाएंगे और तुम्हें उनके पास वापस ले जाएंगे। लड़की एक पल के लिए झिझकी, फिर धीरे से उठी और देवेंद्र का बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। उसका हाथ छोटा, ठंडा और कांप रहा था। देवेंद्र ने दूसरे हाथ में दिया लिया और अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। लड़की उसके बगल में थी। वह धीरे धीरे चल रहा था ताकि उसकी नन्ही टांगें उसके साथ आ सकें। वह लगातार इधर उधर देख रहा था, इस उम्मीद में कि शायद परछाइयों से कुछ निकलता हुआ दिखाई दे, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। रात शांत रही। जब वे झोपड़ी में पहुंचे तो देवेंद्र ने और दिए जलाकर उस छोटी सी जगह को सुकून भरी रोशनी से भर दिया। उसने एक मिट्टी के बर्तन में बकरी का दूध आग पर गर्म किया और लड़की को दिया, साथ में एक दिन पुरानी रोटी के कुछ टुकड़े भी। लड़की ने बड़े चाव से खाया और पिया, मानो उसने कई दिनों से कुछ खाया ही न हो। जब वह खाना खा रही थी, देवेंद्र उसे देख रहा था, सोच रहा था कि क्या करे। बच्ची बिल्कुल असली लग रही थी। उसका डर सच्चा लग रहा था। लेकिन चुड़ैल के बारे में कहानियां तो हमेशा से थीं। वह भेष बदलने में माहिर थी, सबसे सतर्क व्यक्ति को भी धोखा दे सकती थी। आपका नाम क्या है? देवेंद्र ने अंततः पूछा। लड़की ने जवाब देने से पहले अपना दूध पी लिया। प्रिया, उसने धीरे से कहा। और प्रिया, तुम किस गांव से हो? मुझे नाम नहीं पता, उसने जमीन की ओर देखते हुए कहा। यह यहां से बहुत दूर है, बड़े जंगल के दूसरी तरफ। शायद यही वजह थी कि देवेंद्र उसे पहचान नहीं पाया। उस इलाके में कई गांव फैले हुए थे। और चुड़ैल तुम्हें कैसे ले गई? प्रिया की आंखें फिर भर आईं। मैं जंगल के पास फूल तोड़ रही थी। मां ने मुझे ज्यादा दूर न जाने को कहा था, लेकिन मैंने सुंदर फूल देखे और चलती रही। फिर मैं रास्ता भटक गई। अंधेरा हो गया और फिर वो प्रकट हुई। उसने क्या किया? उसने कहा कि वह मुझे घर ले जाएगी। उसकी आवाज में दया थी। लेकिन जब मैं उसके पीछे गया तो वह मुझे जंगल में और अंदर ले गई, एक अंधेरी जगह पर जहां पुराने टेढ़े मेढ़े पेड़ थे। वहां एक गुफा थी। उसने मुझे अंदर बंद कर दिया। तुम कैसे बच गए? वह चली गई। मुझे लगता है वह शिकार करने गई थी। गुफा का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। मैं किसी तरह उसे खोलकर भागा। मैं तब तक भागता रहा जब तक मुझे उसके लैंप की रोशनी दिखाई नहीं दी। कहानी दिलचस्प थी। इसमें सच्चाई का एहसास दिलाने के लिए पर्याप्त विवरण तो थे, लेकिन इतने भी नहीं कि यह पहले से ही घड़ी हुई लगे। देवेंद्र इस पर यकीन करना चाहता था। वह यकीन करना चाहती थी कि उसने एक बच्चे को बचाया है, किसी जाल में नहीं फंसी है। अब तुम सुरक्षित हो, उसने आखिरकार कहा। आज रात तुम यहीं सो सकते हो। मैं नजर रखूंगा। कल हम तुम्हारे माता पिता को ढूंढने जाएंगे। उसने अपनी चटाई और कुछ कंबलों से उसके लिए एक अस्थायी बिस्तर तैयार किया। प्रिया लेट गई। अभी भी घबराई हुई लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी पलकें भारी होने लगीं। जल्द ही वह सो गई। उसकी सांसें गहरी और नियमित होने लगीं। देवेंद्र दरवाजे के पास बैठा था, गोद में रसोई का चाकू लिए। जागते रहने का पक्का इरादा था। अगर रात में कोई हमला हुआ, अगर चुड़ैलें अपने भागे हुए शिकार की तलाश में आईं, तो वह तैयार रहेगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। रात बिना किसी घटना के बीत गई।
जब भोर की पहली किरणें आसमान पर पड़ने लगीं, तो देवेंद्र को आखिरकार सुकून मिला। शायद वो सच था, शायद उसने सचमुच एक बच्चे को बचा लिया था। जब प्रिया उठी तो देवेंद्र ने चावल का दलिया वाला सादा नाश्ता तैयार कर रखा था। खाने के बाद उसने कहा, चलो गांव चलते हैं, मैं पंचायत से बात करूंगा। वे पास के गांवों में संदेशवाहक भेजकर पता लगाएंगे कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन देवेंद्र ने देखा कि वह फिर से चिंतित लग रही थी। जब वे झोपड़ी से निकलकर गांव के केंद्र की ओर चलने लगे तो उन्हें तुरंत स्पष्ट हो गया कि कुछ गड़बड़ है। लोग उन्हें घूर रहे थे, सामान्य जिज्ञासा से नहीं, बल्कि कुछ ज्यादा ही तीव्र भाव से। भय, शत्रुता। औरतों ने अपने बच्चों को और पास खींच लिया, पुरुषों ने अपनी लाठियां और कसकर पकड़ लीं। गांव के अनौपचारिक नेता वृद्ध राघवन तेजी से पास आए। उनके चेहरे पर चिंता और क्रोध का भाव था। देवेंद्र, उसने धीमी लेकिन जोरदार आवाज में कहा, तुम उस बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? मुझे वह कल रात मिली, देवेंद्र ने बताया। वह चुड़ैल से भाग आई है। मैं उसके माता पिता को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। राघवन ने आसपास इकट्ठा हुए दूसरे आदमियों की तरफ देखा। उनमें से कोई भी राहत या खुशी महसूस नहीं कर रहा था। देवेंद्र, राघवन ने धीरे से कहा, मानो किसी नासमझ बच्चे को कोई स्पष्ट बात समझा रहा हो। जरा सोचो, तुम क्या कह रहे हो? एक बच्ची चुड़ैल, जो इस देश की सबसे ताकतवर चुड़ैल है, से बचकर तुम्हारे दरवाजे पर आ जाती है, और तुम उसे यहां हमारे गांव में, जहां हमारी अपनी संतानें हैं, सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर आते हो। लेकिन वह तो बस एक डरी हुई लड़की है। देवेंद्र ने विरोध किया। ऐसी ही दिखती है, एक और आदमी, सुरेश लोहार ने कहा। लेकिन सब जानते हैं कि चुड़ैल कोई भी रूप ले सकती है। हो सकता है कि वह कोई असली बच्ची ना हो सकता है वह खुद चुड़ैल हो, जो तुम्हारे यहां हमारे परिवारों के बीच लाने का इंतजार कर रही हो। देवेंद्र ने प्रिया की तरफ देखा। वह उसका हाथ पकड़े हुए बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों से उन आदमियों को घूर रही थी। वह बिल्कुल असली लग रही थी, सचमुच बहुत डरी हुई। अगर वह चुड़ैल होती, देवेंद्र ने अपनी आवाज को तर्कसंगत बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहा, तो वह इंतजार क्यों करती? जब मैं उसके साथ अकेला होता तो वह मुझ पर हमला क्यों नहीं करती? कौन जाने ये जीव कैसे सोचते हैं? राघवन ने कहा। शायद वो इंतजार कर रही है कि हम अपनी सतर्कता कम कर दें। शायद वो हमारे परिवारों पर नजर रखना चाहती है, अपना अगला शिकार चुनना चाहती है। हम ये जोखिम नहीं उठा सकते देवेंद्र, तो आप क्या सुझाव देते हैं? देवेंद्र ने पूछा, हालांकि उसे जवाब सुनने में डर लग रहा था। उसे वापस ले जाओ, राघवन ने दृढ़ता से कहा। जंगल में, जहां भी तुमने उसे पाया हो, और उसे वापस मत लाना। आप चाहते हैं कि मैं एक बच्चे को जंगल में छोड़ दूं? देवेंद्र की आवाज अविश्वास से भर गई। अगर वो सच में बच्ची है तो शायद चुड़ैल ने उसे फिर से पकड़ लिया होगा, सुरेश ने भावशून्य होकर कहा। और अगर वो बच्ची नहीं है तो हम एक खतरे से छुटकारा पा रहे हैं। खैर, वो यहां नहीं रह सकती। देवेंद्र ने आस पास देखा, दूसरों के चेहरों में सहारा ढूंढ रहा था, लेकिन उसे सिर्फ सहमति ही दिखाई दी। डर ने इन लोगों, उसके पड़ोसियों को कठोर और निर्मम बना दिया था। मैं मना करता हूं, देवेंद्र बोला। आप चाहे कुछ भी कहें, मैं किसी बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। राघवन का चेहरा सख्त हो गया। तो तुम उसे अपनी जमीन पर ही रखो, हमारे घरों से दूर, हमारे बच्चों से दूर। अगर कुछ हुआ देवेंद्र और बच्चे गायब हुए तो तुम्हारी ही गलती होगी, और गांव तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करेगा। खतरा साफ था। देवेंद्र के अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन उसे पता था कि वह संख्या में कम है। वह पूरे गांव से नहीं लड़ सकता था। बहुत अच्छा, उसने दांत पीसते हुए कहा। चलो चलें। वह मुड़ा, प्रिया का हाथ पकड़े हुए, और अपने केबिन की ओर चलने लगा। वह सबकी निगाहें उस पर गड़ी हुई महसूस कर सकता था, उनके शक और डर का बोझ महसूस कर सकता था। जब वे केबिन में वापस पहुंचे तो देवेंद्र ने दरवाजा जरूरत से ज्यादा जोर से बंद कर दिया। वह डर से नहीं, बल्कि गुस्से और हताशा से कांप रहा था।
प्रिया फिर से चुपचाप रोने लगी। वे मुझे डायन समझते हैं, उसने सिसकते हुए कहा। वे डरे हुए हैं, देवेंद्र ने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। डर से लोग बेवकूफी भरी बातें कहते और करते हैं। क्या तुम भी सोचते हो कि मैं चुड़ैल हूं? देवेंद्र ने उसकी तरफ देखा, सचमुच देखा। उसने एक छोटी सी बच्ची देखी, डरी हुई, उन बड़ों द्वारा ठुकराई हुई जिन्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए थी। उसने असहायता, दर्द और उलझन देखी, और उसने अपनी बेटी को देखा जिसे कभी बड़ा होने का मौका नहीं मिला। नहीं, उसने आखिरकार कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम डायन हो। प्रिया दौड़कर उसके पास गई और उसे कसकर गले लगा लिया। देवेंद्र वर्षों के एकांत के बाद अचानक हुए इस स्नेह प्रदर्शन से असहज था। थोड़ा झिझका, फिर धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने तय किया कि वे वहीं रहेंगे, अपने केबिन में, उस पागल गांव से दूर। वह प्रिया के माता पिता की तलाश जारी रखेगा। आखिरकार उसे पता चल ही जाएगा कि वह कहां से आई है। आखिरकार सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगले कुछ दिनों में एक नई दिनचर्या बन गई। देवेंद्र हमेशा की तरह अपने खेतों में काम करता, लेकिन अब प्रिया भी उसकी मदद करती। वह इतनी छोटी सी बच्ची के लिए आश्चर्यजनक रूप से मददगार थी। पानी भरती, बीज बिखेरती, चिड़ियों को भगाती। रात में वे साथ खाना खाते और देवेंद्र पुरानी कहानियां सुनाते जो उसके अपने दादाजी उसे बचपन में सुनाते थे। वीरों और देवताओं की कहानियां, धर्म और कर्म की कहानियां, मानव जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच के नाजुक संतुलन की कहानियां। प्रिया ध्यान से सुनती थी और बीच बीच में सवाल पूछती थी, जिससे उसकी तेज बुद्धि का पता चलता था। वह बहुत बुद्धिमान थी, ये रहस्यमयी लड़की, अपनी उम्र के ज्यादातर बच्चों से ज्यादा बुद्धिमान। गांव वालों ने दूरी बनाए रखी। कभी कभी देवेंद्र को दूर से कुछ लोग देखते हुए दिखाई देते, लेकिन कोई पास नहीं आता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे और प्रिया को क्वारंटीन कर दिया गया हो, बाकी समुदाय से अलग थलग। देवेंद्र को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे अकेले रहने की आदत थी, और अब उसके पास एक साथी था जिसकी कमी उसे तब तक महसूस नहीं हुई थी जब तक वो नहीं मिला। लेकिन फिर प्रिया से मिलने के बाद 5वीं रात को कुछ बदल गया। देवेंद्र बेचैन नींद से जागा। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने उस जगह देखा जहां प्रिया सो रही थी। चटाई खाली थी। वह एकदम से घबरा गया। वह उठा और जल्दी से दिया जलाया। प्रिया, उसने पुकारा। प्रिया, कहाँ हो? कोई जवाब नहीं। उसने जल्दी से उस छोटे से केबिन को ढूंढा। वो वहां नहीं था। दरवाजा थोड़ा खुला था। रात की हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। देवेंद्र ने लैंप उठाया और बाहर भागा। चांद अब पूरा हो चुका था और परिदृश्य पर चांदी जैसी रोशनी बिखेर रहा था। उसे काफी कुछ दिखाई दे रहा था, और जो कुछ उसने देखा उससे उसका खून खौल उठा। प्रिया जंगल के किनारे पर खड़ी थी, ठीक वहीं जहां उसने उसे पहली रात पाया था। लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके साथ एक आकृति थी, एक लंबी आकृति, परछाई में लिपटी हुई, जिसे देवेंद्र साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन सहज रूप से वह पहचान गया कि वह क्या है। एक चुड़ैल। देवेंद्र उनकी ओर दौड़ा और चिल्लाया, उससे दूर हो जाओ। वह आकृति उसकी ओर मुड़ी और एक पल के लिए, बस एक पल के लिए उसने उसका चेहरा देखा, या कम से कम उसे लगा कि उसने देखा है। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ऐसी चीज को देख रहा हो जिसे उसका दिमाग पूरी तरह समझने से इनकार कर रहा हो। स्त्रैण आकृतियां, लेकिन विकृत, एक ही समय में सुंदर और भयानक। आंखें जो एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं। फिर वह गायब हो गई। वह बस गायब हो गई, जैसे हवा से धुआं बिखर जाता है। प्रिया वहीं खड़ी रही और उस खाली जगह को घूरती रही जहां वह आकृति थी। देवेंद्र हाँफते हुए उसके पास पहुंचा और उसके कंधों को पकड़ लिया। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाई? प्रिया ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं था। वह मुझे ढूंढने आई थी,
प्रिया ने शांति से कहा। उसने कहा कि मैं यहां हमेशा नहीं रह सकती। अंततः मुझे वापस जाना ही होगा। वापस जाओ? देवेंद्र का दिल जोर से धड़क रहा था। वापस कहां जाओ? जंगल में? उसके पास? नहीं। देवेंद्र ने प्रिया को अपने पास खींचते हुए दृढ़ता से कहा, तुम कहीं नहीं जा रही हो। मैं उसे तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। लेकिन जब उसने फिर से प्रिया की आंखों में देखा तो उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उसे हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। उसने ज्ञान देखा, उसने उदासी देखी, उसने कुछ ऐसा देखा जो एक 7 साल के बच्चे की आंखों से कहीं ज्यादा पुराना था। देवेंद्र, प्रिया ने धीरे से कहा, और जिस तरह से उसने अपनापन और स्नेह से उसका नाम लिया वह गलत लग रहा था। तुम एक अच्छे आदमी हो, ज्यादातर से बेहतर, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम नहीं समझते। तो फिर मुझे समझाओ, देवेंद्र ने कहा। उसके गले में डर उभर आया। प्रिया ने आह भरी। इतनी कम उम्र में किसी के लिए भी थकान भरी आवाज। चलो अंदर चलते हैं, यहां बहुत ठंड है। वे चुपचाप केबिन में लौट आए। देवेंद्र ने और लैंप जलाए जिससे रोशनी का एक घेरा बन गया जो अब घनी और भयावह होती जा रही परछाइयों के सामने नाकाफी लग रहा था। प्रिया बैठ गई और जब उसने दोबारा बात की तो उसकी आवाज में बचपन वाली गुणवत्ता कुछ खो गई थी। चुड़ैल, उसने शुरू किया, क्या तुम उसके बारे में कहानियां जानती हो? मैं भी वही जानता हूं जो सबको पता है। देवेंद्र ने सावधानी से कहा कि वह एक औरत थी जो गुस्से और दर्द में मरी, कि वह डायन बन गई, कि वह बच्चे चुराती है। ये कहानियां आंशिक रूप से सच हैं, प्रिया ने कहा, लेकिन आंशिक रूप से ही मैं तुम्हें सच बताती हूं। और फिर उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जो देवेंद्र ने पहले कभी नहीं सुनी थी। प्रिया ने बताया कि चुड़ैल दरअसल कभी एक साधारण औरत थी। उसका नाम कमला था। उसकी शादी, जैसा कि प्रथा थी, बचपन में ही दूर शहर के एक धनी व्यापारी से हो गई थी। विक्रम नाम का वह व्यापारी शुरू में तो आकर्षक लगता था, लेकिन शादी के बाद उसने अपना असली रूप दिखाया। वह क्रूर, हिंसक और नियंत्रणकारी था। कमला को सालों तक दुर्व्यवहार सहना पड़ा। उसने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे ढूंढकर वापस लाया जाता और उसे और भी कड़ी सजा दी जाती। तलाकशुदा बेटी के विचार से शर्मिंदा उसके अपने परिवार ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। महिलाओं की भूमिका के बारे में अपने कठोर नियमों के कारण समाज ने उसे कोई शरण नहीं दी। आखिरकार बेहद बेरहमी से पिटाई के बाद कमला को पता चला कि वह गर्भवती है, और उसी पल उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बच्चे की रक्षा करेगी। वह उसे वह जीवन देगी जो उसे कभी नहीं मिला। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गर्भावस्था के 8वें महीने में कमला को तेज बुखार हो गया। विक्रम ने जिन डॉक्टरों को बुलाया वे या तो अक्षम थे या फिर उदासीन। 3 दिन के अंदर ही कमला की मौत हो गई। उसके साथ ही बच्चा भी मर गया। और क्रोध, प्रिया ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी। जीवन भर की पीड़ा का क्रोध, अपने बेटे को जानने से पहले ही उसे खो देने का दर्द, इस सब का अन्याय उसकी आत्मा को शांत नहीं होने देता था। वह बदल गई। वह कुछ ऐसी बन गई जो न तो मानव थी और न ही पूरी तरह से भूतियां। एक चुड़ैल। लेकिन बच्चे, देवेंद्र बोला, वह बच्चों को क्यों ले जाती है? प्रिया ने उसकी नजरों से नजरें मिलाईं। वह उन्हें चोट नहीं पहुंचाती, उसने कभी नहीं पहुंचाया। वह उन्हें इसलिए ले जाती है क्योंकि वह एक ऐसी मां बनने की पूरी कोशिश कर रही है जो उसे कभी बनने का मौका नहीं मिला। वह उन्हें कुछ समय तक अपने पास रखती है, अपने तरीके से उनकी देखभाल करती है और फिर उन्हें वापस कर देती है। उन्हें उनके गांवों के पास छोड़ देती है जहां वे मिल सकते हैं, लेकिन वे गायब हो जाते हैं। देवेंद्र ने विरोध किया। बच्चे गायब हो जाते हैं और फिर कभी दिखाई नहीं देते। कुछ, प्रिया ने स्वीकार किया, लेकिन चुड़ैल की वजह से नहीं। जंगल में बहुत सी खतरनाक चीजें हैं, बाघ, सांप, खतरनाक चट्टानें और कभी कभी बुरे लोग भी। लेकिन गांव वाले हर बात का दोष चुड़ैल पर मढ़ देते हैं।
दुनिया के सारे असली खतरों का सामना करने के बजाय एक ही दुश्मन से डरना ज्यादा आसान है। देवेंद्र ने सोचा, तुम्हें यह सब कैसे पता? क्योंकि उसने मुझे बताया था। जब वह मुझे ले गई तो पहले तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन उसने मुझे चोट नहीं पहुंचाई। उसने मुझे खाना खिलाया, उसने मुझे कहानियां सुनाई। जब मैं अपनी मां के लिए रोई तो वह मेरे साथ रोई, और जब उसने देखा कि मैं रोना बंद नहीं कर पा रही हूं, कि मैं दुहुक से बीमार हो रही हूं, तो उसने मुझे जाने दिया। तो फिर तुमने यह क्यों कहा कि तुम भाग गए थे? क्योंकि मुझे पता था कि आप सच पर विश्वास नहीं करेंगे। कोई भी नहीं करता, इसलिए मैंने वही कहा जो आप सुनना चाहते थे। प्रिया हिचकिचाई, फिर धीरे से बोली। देवेंद्र भारी मन से बैठा था, उसका दिमाग घूम रहा था। वह जो कुछ भी जानता था उसे फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा था। और वह आज रात आई क्योंकि वह मेरे बारे में चिंतित है। वह समझ सकती है कि कब कोई बच्चा खतरे में है या दुखी है, और उसे लगता है कि मैं यहां सुरक्षित नहीं हूं, कि गांव अंततः हमारे पीछे पड़ जाएगा। मानो उसके शब्दों से बुलावा आया हो। बाहर से एक आवाज आई। आवाजें कई, वे गांव की दिशा से आ रही थीं। देवेंद्र और प्रिया ने घबराई हुई नजरों से एक दूसरे को देखा। देवेंद्र दरवाजे के पास गया और उसे थोड़ा सा खोला। मशालें। वह मशालों को पुरुषों के एक समूह द्वारा लिए हुए आते हुए देख सकता था, और उनके सामने उसने राघवन की आकृति को पहचान लिया। वे आ रहे थे, और देवेंद्र को शक था कि वे बात करने आ रहे हैं। प्रिया, उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा, तुम्हें छिपना होगा। कहां? उसने पूछा, लेकिन वह डरी हुई नहीं लग रही थी। दरअसल वह अजीब तरह से शांत लग रही थी। फर्श के नीचे एक जगह है जहां मैं अनाज रखता हूं, जल्दी करो। उसने उसे डीला बोर्ड दिखाया, और वह संकरी जगह में फिसल गई। देवेंद्र ने फिर से जगह ढकी और उस पर चावल का एक थैला रख दिया। कुछ ही क्षणों बाद दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। देवेंद्र, यह दरवाजा खोलो। यह राघवन था। उसकी आवाज अधिकार और क्रोध से भरी हुई थी। देवेंद्र ने गहरी सांस ली, अपनी घबराहट को शांत करने की कोशिश की और दरवाजा खोल दिया। राघवन वहां कम से कम 10 और आदमियों के साथ था। सबके हाथ में मशालें, लाठियां या चाकू थे। उनके चेहरे कठोर और दृढ़ थे। तुम क्या चाहते हो? देवेंद्र ने पूछा, हालांकि उसे जवाब पता था। बच्चा, राघवन ने साफ कहा। आज रात एक और बच्चा गायब हो गया। मोहन का बेटा, सिर्फ 5 साल का। रात के खाने के बाद पेशाब करने बाहर गया और वापस नहीं लौटा। इससे साबित होता है कि हम सही थे। जिस बच्चे को तुमने पनाह दी थी वह बच्चा नहीं है। या तो वह चुड़ैल है या फिर उसके साथ मिलकर काम कर रही है। यह तो बेतुका है, देवेंद्र ने अपनी आवाज संभालते हुए कहा। प्रिया का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर वह कहाँ है? सुरेश ने पूछा। उसे यहां लाओ, देखते हैं। वह सो रही है तो फिर उसे जगाओ। देवेंद्र जानता था कि वह और भी ज्यादा संदिग्ध लगे बिना मना नहीं कर सकता। इधर रुको, उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा। वह वहां गया जहां उसने प्रिया को छुपाया था और बैग निकाला। जब उसने बोर्ड उठाया तो प्रिया ने उसकी तरफ देखा। वे तुम्हें देखना चाहते हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। बस शांत रहो, ऐसा कुछ मत कहो जिससे वे और डर जाएं। प्रिया ने सिर हिलाया और छिपने की जगह से बाहर आ गई। दोनों साथ साथ दरवाजे की तरफ बढ़े। जब देवेंद्र ने उसे दोबारा खोला तो उन आदमियों ने तुरंत प्रिया की तरफ देखा। वह देवेंद्र से थोड़ा पीछे खड़ी थी और बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों से उन्हें घूर रही थी। उससे पूछो, राघवन ने कहा। उससे पूछो कि वह असल में कहां से आती है। देवेंद्र कुछ बोल पाता उसे पहले ही प्रिया आगे बढ़ी। मैं जंगल के उस पार वाले गांव से हूं, उसने साफ साफ कहा। मेरा नाम प्रिया है। चुड़ैल मुझे ले गई थी, लेकिन मैं बच निकली। देवेंद्र ने मेरी मदद की। उस लापता लड़के से मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखा? उनमें से एक आदमी ने राघवन से कहा। वह अब भी वही कहानी सुना रही है। हमें कैसे पता चलेगा कि यह झूठ नहीं है? किसी को खोज के लिए भेजो, देवेंद्र ने सुझाव दिया। जंगल के उस पार के गांवों में पता करो कि कहीं कोई परिवार
प्रिया नाम की लड़की की तलाश में तो नहीं है। राघवन ने कहा, इसमें कई दिन लगेंगे और इस बीच और भी बच्चे गायब हो सकते हैं। तो तुम क्या चाहती हो? देवेंद्र ने पूछा। हालांकि उसे डर था कि वह पहले से ही जानती होगी। राघवन ने दूसरे आदमियों से नजरें मिलाईं। कुछ देर तक दोनों में खामोशी रही। फिर उसने कहा, एक परीक्षण है, एक प्राचीन परीक्षण जिसका उपयोग हमारे पूर्वज चुड़ैलों और छद्म आत्माओं की पहचान करने के लिए करते थे। कौन सी परीक्षा? देवेंद्र ने सावधानी से पूछा। लोहा, सुरेश ने कहा, और देवेंद्र ने देखा कि लोहार के हाथ में एक लोहे की छड़ थी जो लाल चमक रही थी, साफ तौर पर भट्टी में गर्म की गई थी। बुरी आत्माएं गर्म लोहे को छू नहीं सकती। अगर वह इंसान है तो छड़ उस पर एक चमक से ज्यादा असर नहीं करेगी, लेकिन अगर वह चुड़ैल है। देवेंद्र का गुस्सा बढ़ता गया। तुम एक बच्चे को जलाना चाहते हो? क्या यही हाल हो गया है तुम्हारा? राघवन ने दृढ़ता से कहा, हम अपने बच्चों की रक्षा करना चाहते हैं। अगर वह परीक्षा में पास हो गई तो हम माफी मांगेंगे और उसे अकेला छोड़ देंगे, लेकिन अगर वह फेल हो गई तो हमें सच्चाई पता चल जाएगी। यह पागलपन है, देवेंद्र बोला। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। यह आपकी पसंद नहीं है, एक अन्य व्यक्ति ने कहा, और देवेंद्र ने देखा कि वे आगे बढ़ रहे थे। दरवाजे के चारों ओर अर्धवृत्त बना रहे थे, जिससे भागने का कोई रास्ता अवरुद्ध हो गया था। प्रिया, राघवन ने लगभग नरम स्वर में कहा, अगर तुम सचमुच एक मासूम लड़की हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस लोहे को छू लो, बस एक पल के लिए, फिर तुम जा सकती हो। प्रिया ने देवेंद्र की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। वह ना कहना चाहता था, उसे पकड़कर भाग जाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह सब बेकार होगा। उनकी संख्या कम थी। ऐसा मत करो, उन्होंने राघवन से कहा, कृपया। लेकिन राघवन ने सिर हिलाया। यही एकमात्र रास्ता है। सुरेश आगे बढ़ा और गर्म लोहे की छड़ को थाम लिया। उसके आसपास की हवा में गर्मी फैल गई। प्रिया ने गहरी सांस ली। फिर आश्चर्यजनक रूप से वह एक कदम आगे बढ़ी। ठीक है, उसने कहा, मैं परीक्षा दूंगी। नहीं। देवेंद्र ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दो लोगों ने उसे पकड़ लिया और नीचे दबा दिया। प्रिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह कांप रही थी, पर उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। सुरेश ने बार को पास लाया। उसकी गर्मी साफ दिखाई दे रही थी, जिससे हवा विकृत हो रही थी। और फिर प्रिया ने उसे छुआ। 1 सेकंड, 2 सेकंड के लिए उसकी उंगलियां लाल गर्म लोहे के संपर्क में थीं। देवेंद्र को उम्मीद थी कि वह चीख सुनेगा, धुआं देखेगा, जलते हुए मांस की गंध महसूस करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रिया ने अपना हाथ खींच लिया। उसकी उंगलियां लाल थीं, पर जली नहीं थीं, मानो उसने कुछ पल के लिए किसी गर्म चीज को छू लिया हो। पुरुषों के बीच एक बुदबुदाहट दौड़ गई। आश्चर्य, निराशा, शायद राहत भी। वह परीक्षा में पास हो गई। देवेंद्र ने विजयी भाव से कहा, देखा, वह इंसान है, अब हमें अकेला छोड़ दो। लेकिन राघवन संतुष्ट नहीं हुआ। उसने सिकुड़ी हुई आंखों से प्रिया को देखा, फिर सुरेश को। उन्होंने कहा, शायद लोहा पर्याप्त गर्म नहीं था। हां, सुरेश ने जोर देकर कहा, मैंने इसे खुद गर्म किया था। या शायद, दूसरे आदमी ने धीरे से कहा, चुड़ैल हमारी सोच से ज्यादा बुद्धिमान है। शायद उसने लोहे का विरोध करना सीख लिया है। यह तो बेतुका है, देवेंद्र बोला। वह अपनी परीक्षा में पास हो गई। अब अपनी बात का सम्मान करो। एक तनावपूर्ण क्षण था। दोनों पुरुष एक दूसरे को अनिश्चित भाव से देख रहे थे। कुछ पीछे हटने को तैयार लग रहे थे, कुछ अभी भी संदिग्ध लग रहे थे। आखिरकार राघवन ही बोला, बहुत अच्छा, उसने अनिच्छा से कहा, लेकिन वह अभी भी गांव में नहीं आ सकती, और अगर फिर से कोई गायब हुआ तो हम वापस आ जाएंगे, और अगली बार हम इतनी दया नहीं करेंगे। यह एक अस्पष्ट धमकी थी, लेकिन कम से कम वे जा तो रहे थे। वे लोग मुड़े और गांव की ओर वापस चलने लगे। उनकी मशालें धीरे धीरे अंधेरे में लुप्त हो गईं।
देवेंद्र ने आखिरकार राहत की सांस ली। वह प्रिया के पास घुटनों के बल बैठ गया और उसका हाथ जांचने लगा। उसकी उंगलियां लाल थीं और शायद दर्द भी कर रही थीं, लेकिन कोई गंभीर जलन नहीं थी। तुम बहुत बहादुर थे, उसने धीरे से कहा। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उस तरफ देखती रही जिस तरफ वे लोग गए थे। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। अगले कुछ हफ्तों में एक बेचैनी भरी शांति छा गई। बच्चों के गायब होने की कोई और घटना नहीं हुई। मोहन का बेटा 3 दिन बाद गांव के दूसरी तरफ जंगल में खोया हुआ मिला, डरा हुआ लेकिन सुरक्षित। उसने बताया कि वह एक हिरण का पीछा करते हुए रास्ता भटक गया था और वापस नहीं आ पा रहा था। गांव में थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन उसने अभी भी देवेंद्र और प्रिया से दूरी बनाए रखी। देवेंद्र को कोई आपत्ति नहीं थी। उसे अपने अकेलेपन में एक अजीब सी खुशी मिल गई थी। प्रिया अच्छी संगति में थी। वह कामों में मदद करती, खेती से लेकर सितारों तक हर चीज के बारे में ज्ञानवर्धक सवाल पूछती और कभी कभी शांत रातों में ऐसे गाने गाती जो उसने अपनी मां से सीखे थे। लेकिन देवेंद्र को एहसास हो रहा था कि कुछ बदल रहा है। प्रिया शांत और ज्यादा विचारशील होती जा रही थी। कभी कभी वह उसे जंगल की ओर ऐसे भाव से देखते हुए पाता जिसे वह समझ नहीं पाता था। घर की याद, डर, कुछ और। गांव के साथ टकराव के 1 महीने से भी अधिक समय बाद एक रात प्रिया ने आखिरकार वह बात कह दी जो वह सोच रही थी। देवेंद्र, उसने केबिन के बाहर बैठकर तारों को निहारते हुए कहा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूं? बिल्कुल। तुम मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो? तुम्हें पता है कि गांव में सब लोग मेरी वजह से तुमसे दूर रहते हैं। वे तुम्हारे साथ एक बहिष्कृत व्यक्ति जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन तुमने कभी शिकायत नहीं की, कभी मुझे दोष नहीं दिया। देवेंद्र एक पल के लिए चुप हो गया, यह सोचते हुए कि क्या जवाब दे। आखिरकार उसने कहा, मेरी एक पत्नी थी और मैं एक बेटी की उम्मीद कर रहा था। बच्चे से मिलने से पहले ही वे दोनों चल बसी। तब से मैं अकेला रहता हूं, सोचता हूं कि कैसा होता, एक पिता होना कैसा होता, किसी की देखभाल करना, किसी की रक्षा करना। उसने प्रिया की तरफ देखा। जब मैं तुमसे मिला तो मुझे एक मौका दिखा, शायद जो मैंने खोया था उसकी भरपाई करने के लिए नहीं, बल्कि उसका सम्मान करने के लिए, वो करने के लिए जो मैं अपनी बेटी के लिए करता। प्रिया की आंखों में आंसू थे। उसकी बेटी कितनी भाग्यशाली होती। नहीं, देवेंद्र ने धीरे से कहा, मैं तो खुशकिस्मत हूं। तुम्हारे यहां आने से मुझे फिर से एक मकसद मिल गया है। प्रिया ने उसे गले लगा लिया और वे दोनों विशाल तारों भरे आकाश के नीचे काफी देर तक ऐसे ही बैठे रहे। लेकिन उस रात जब देवेंद्र फिर से उठा तो उसने पाया कि प्रिया गायब है। इस बार वह जानता था कि उसे कहां देखना है। वह एक दिया लेकर जंगल के किनारे गया और वहां, जैसा कि उसने सोचा था, प्रिया थी और उसके साथ चुड़ैल भी थी। इस बार देवेंद्र चिल्लाते हुए भागा नहीं, बल्कि धीरे धीरे शांति से आगे बढ़ा। चुड़ैल ने उसकी तरफ देखा। चांदनी और उसके लैंप की रोशनी में वह उसे पहले से कहीं ज्यादा साफ देख पा रहा था। वह लंबी थी, लगभग एक आदमी जितनी। उसके बाल वाकई लंबे और उलझे हुए थे, जो उसके पैरों तक एक काले पर्दे की तरह गिर रहे थे। उसके कपड़े फटे पुराने थे, किसी साड़ी के अवशेष जो कभी खूबसूरत रही होगी। लेकिन उसका चेहरा भयानक नहीं था। वह उदास था, असीम, अत्यंत उदास। तुम उसे लेने आए थे, देवेंद्र ने कहा। यह कोई सवाल ही नहीं था। चुड़ैल उसे कुछ देर तक देखती रही। फिर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज भारी थी, मानो ज्यादा इस्तेमाल न की गई हो, पर समझ में आ रही थी। मैं यह देखने आई थी कि वह ठीक तो है, चुड़ैल बोली। क्या तुम उसका ख्याल रख रहे हो? मैं हूं, देवेंद्र ने कहा, और मैं चीजों का ध्यान रखना जारी रखूंगा। लेकिन कब तक? चुड़ैल ने पूछा। गांव वालों को तुम पर भरोसा नहीं है। वे वापस आएंगे और अगली बार वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। सचमुच तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम मर्द हो, चुड़ैल बोली, और उसकी आवाज में कड़वाहट जैसा कुछ था।
अकेला आदमी, पूरे गांव के खिलाफ तुम क्या कर सकते हो? देवेंद्र के पास इसका कोई जवाब नहीं था। चुड़ैल ने प्रिया की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव आया जिसे देखकर दर्द हो रहा था। वो तुम्हारी दुनिया की नहीं है देवेंद्र, पूरी तरह से नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? देवेंद्र ने पूछा, हालांकि उसका एक हिस्सा पहले से ही जानता था, पहले से ही अनुमान लगा चुका था। चुड़ैल ने अपना हाथ बढ़ाया और प्रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पकड़ लिया। ये बच्चा वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और फिर देवेंद्र की आंखों के सामने कुछ बदल गया। प्रिया और ज्यादा पारदर्शी हो गई। वह उसके आर पार देख सकता था, उसके पीछे के पेड़ों को देख सकता था। उसका रूप अब भी लड़की जैसा था, लेकिन अब यह साफ था कि वह पूरी तरह से भौतिक नहीं थी, वह असली थी। चुड़ैल ने समझाया, वह इंसान थी, लेकिन बहुत पहले किसी बीमारी से उसकी मौत हो गई थी। उसके माता पिता ने उसे टूटे दिल के साथ दफना दिया था, और मैंने उसकी आत्मा को भटकते हुए, खोई हुई पाया। मैंने उसे एक मकसद दिया, रहने की एक वजह। आपने उसे बदल दिया। देवेंद्र ने भयभीत और मोहित होकर फुसफुसाया, मैंने उसे बचा लिया। चुड़ैल ने सुधारा, पूरी तरह गायब होने से, कुछ न होने से। अब वो भी मेरी तरह दो दुनियाओं के बीच है, न जिंदा न मरा, पर फिर भी होश में है। अब भी खुशी, गम, प्यार का एहसास कर सकती है। देवेंद्र ने प्रिया की तरफ देखा, उसका दिमाग घूम रहा था। तो जब मैं उससे मिला, वो काफी असली थी। चुड़ैल ने कहा, वो काफी असली है, लेकिन वो हमेशा इस नश्वर संसार में नहीं रह सकती। आखिरकार लोगों को पता चल ही जाएगा। वो बूढ़ी नहीं होती, वो उतना नहीं खाती जितना खाना चाहिए। उसमें कुछ अलग है। मुझे कोई परवाह नहीं, देवेंद्र ने जिद से कहा। वह मेरे साथ रह सकती है, मैं उसकी रक्षा करूंगा। चुड़ैल ने उसे गौर से देखा। तुम बहादुर हो, उसने कहा, और दयालु भी। मैंने जितने भी आदमियों को जाना है, उनमें से ज्यादा दयालु। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम ये उसके लिए कर रहे हो या अपने लिए? यह सवाल उस पर किसी शारीरिक आघात की तरह लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या आप उसे इसलिए रखते हैं क्योंकि उसे आपकी जरूरत है, या इसलिए क्योंकि आपको उसकी जरूरत है, क्योंकि वह आपकी पत्नी और बेटी के जाने के बाद खाली हुई जगह को भरती है? देवेंद्र ने विरोध करने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द नहीं निकले, क्योंकि वह सही थी। उसका एक हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा, प्रिया को इसलिए रख रहा था क्योंकि किसी की देखभाल करने से उसकी जिंदगी में फिर से एक अर्थ आ गया था। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। चुड़ैल ने धीरे से कहा, हम सबको एक मकसद चाहिए, हम सबको एक जुड़ाव चाहिए, लेकिन कभी कभी सच्चे प्यार का मतलब होता है सब कुछ छोड़ देना। देवेंद्र ने प्रिया की तरफ देखा। वह अपनी बड़ी बड़ी गहरी आंखों से उसे देख रही थी, और वह उनमें सवाल देख सकता था। वह क्या चुनेगा? अगर मैं उसे जाने दूं, उसने धीरे से कहा, तो उसका क्या होगा? वह मेरे साथ रहेगी, चुड़ैल बोली, जंगल में। मैं उसे सिखाऊंगी कि दुनियाओं के बीच रहने का क्या मतलब होता है। मैं उसे मकसद दूंगी, जैसे उसने मुझे दिया था। अब हम दोनों अकेले नहीं रहेंगे। और क्या वह खुश होगी? चुड़ैल ने प्रिया की तरफ देखा, और उसकी आंखों में प्यार साफ झलक रहा था। मैं इसे पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने किया। देवेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। यह नामुमकिन था। वह कैसे चुनाव कर सकता था? वह उसे कैसे जाने दे सकता था? लेकिन तब भी प्रिया बोली, और उसकी आवाज बहुत कोमल थी। देवेंद्र, उसने कहा, तुमने मुझे बचाया। जब मुझे ठंड लगी तो तुमने मुझे गर्मी दी। जब मुझे भूख लगी तो तुमने मुझे खाना दिया। जब मैं डरी हुई थी तो तुमने मुझे सुरक्षा दी। तुमने मुझे याद दिलाया कि प्यार पाना कैसा होता है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन देवेंद्र ने अनकही बात सुनकर कहा, लेकिन मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं हूं। प्रिया बोली, पूरी तरह से नहीं, और तुम मेरी दुनिया में नहीं हो। हम दोनों यह जानते हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मुझे परवाह है, क्योंकि अगर मैं रुका तो तुम हमेशा एक अजनबी ही रहोगी, हमेशा संदिग्ध, हमेशा अकेली, मेरे सिवा। और तुम इससे कहीं ज्यादा की हकदार हो।
तुम फिर से अपने समुदाय का हिस्सा बनने की हकदार हो। तुम असली खुशी पाने की हकदार हो, सिर्फ उसकी परछाई नहीं। देवेंद्र अब खुलकर रो रहा था। मैं उसे खोना नहीं चाहता। तुम हार नहीं रही हो, प्रिया ने कहा, और अब वह भी रो रही थी। मैं यहीं रहूंगी, जंगल में, और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, जब भी तुम अकेला महसूस करो, तुम जंगल के किनारे आकर मुझे बुला सकती हो, और मैं आऊंगी। मैं वादा करती हूं। चुड़ैल ने सिर हिलाया। हम दोनों वादा करते हैं। देवेंद्र ने उन दोनों को देखा। ये दो खोई हुई आत्माएं जो एक दूसरे को पा चुकी थीं, और उसे एहसास हुआ कि वे सही थे। चाहे उन्हें कितना भी दुख हुआ हो, वे सही थे। बहुत अच्छा, उसने रुंधे स्वर में कहा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम उसका ख्याल रखोगे, उसकी रक्षा करोगे, अपने अस्तित्व के साथ। चुड़ैल ने गंभीरता से कहा। देवेंद्र घुटनों के बल बैठ गया और खुद को प्रिया के बराबर ले आया। उसने उसे कसकर गले लगा लिया, उस एहसास को याद करते हुए। खुश रहो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। बस यही तो चाहता हूं। तुम भी, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, फिर से खुशी पाओ। तुम इसके लायक हो। फिर वह चुड़ैल का हाथ थामे पीछे हट गई और दोनों मुड़े और जंगल की ओर चल पड़े। देवेंद्र उन्हें जाते हुए देखता रहा। वह तब तक देखता रहा जब तक पेड़ों की परछाइयों ने उन्हें पूरी तरह से निगल नहीं लिया। वह तब तक देखता रहा जब तक वह उन्हें अंधेरे से अलग नहीं पहचान सका, और फिर वह वहीं अकेला रह गया, उदासीन तारों के नीचे रोता रहा। अगले दिन मुश्किल भरे थे। प्रिया के बिना केबिन सूना सूना सा लग रहा था। जब कोई काम बांटने वाला न हो तो काम बेमानी लगने लगे। देवेंद्र बार बार उससे कुछ कहने के लिए मुड़ता, लेकिन तभी उसे याद आता कि वह जा चुकी है। लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वह ठीक होने लगा। गांव वालों को जब पता चला कि रहस्यमयी बच्चा चला गया है तो वे निश्चिंत हो गए। लोग फिर से देवेंद्र से बातचीत करने लगे। राघवन तो माफी मांगने भी आया, ये मानते हुए कि शायद वे ज्यादा सख्त हो गए थे। देवेंद्र ने माफी तो स्वीकार कर ली, लेकिन वो भूला नहीं। वो ये नहीं भूला कि कैसे डर ने शरीफ लोगों को भीड़ में बदल दिया। कितनी जल्दी एक समुदाय अपने ही लोगों के खिलाफ हो गया। लेकिन उसने कोई द्वेष भी नहीं रखा, क्योंकि उसने प्रिया और चुड़ैल से कुछ सीखा था। उसने सीखा था कि हर कोई दर्द सहता है, हर कोई डरता है, और कभी कभी ये भावनाएं लोगों को ऐसे काम करने पर मजबूर कर देती हैं जिनका बाद में उन्हें पछतावा होता है। उसने महसूस किया कि क्षमा करना उस व्यक्ति के लिए नहीं है जिसने गलती की है, यह उस व्यक्ति के लिए है जिसे नुकसान पहुंचा है। क्रोध का त्याग मुक्तिदायक है। और फिर कई महीनों बाद एक रात देवेंद्र ने कुछ ऐसा किया जो उसने बहुत समय से नहीं किया था। वह जंगल के किनारे गया और आवाज लगाई, प्रिया, उसने पेड़ों से कहा, क्या तुम वहां हो? एक पल के लिए कोई जवाब नहीं आया। फिर हल्की हवा के झोंके की तरह वह प्रकट हुई, अब भी एक लड़की के रूप में, अब भी बड़ी बड़ी चमकीली आंखों के साथ। हाय, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाय, देवेंद्र ने जवाब दिया, उसके दिल में खुशी महसूस करते हुए। कैसी हो? वाह, प्रिया बोली, मैं बहुत कुछ सीख रही हूं। चुड़ैल मुझे जंगल के पौधों, जानवरों, पेड़ों और झरनों में रहने वाली आत्माओं के बारे में सिखाती है। यह बहुत दिलचस्प है। और क्या आप खुश हैं? मैं हूं, प्रिया बोली, पहले से अलग, पर फिर भी खुश। और तुम? देवेंद्र ने स्वीकार किया। मैं सीख रहा हूं कि कैसे रहना है। यह एक प्रक्रिया है। उन्होंने 1 घंटे तक बातें की, जुदा होने के बाद के किस्से साझा किए। जब आखिरकार अलविदा कहने का समय आया तो यह आसान था, क्योंकि देवेंद्र अब जान गया था कि यह हमेशा के लिए अलविदा नहीं था, बस फिर मिलते हैं। यह एक नई दिनचर्या बन गई। महीने में एक बार, कभी कभी उससे भी ज्यादा, देवेंद्र जंगल में जाकर आवाज लगाता, और प्रिया भी आ जाती। कभी कभी चुड़ैल भी आ जाती, पर छाया में रहती, पर हमेशा मौजूद रहती। धीरे धीरे देवेंद्र भी चुड़ैल को बेहतर समझने लगा। उसे समझ आ गया कि वो कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक पीड़ित थी, एक ऐसी औरत
जिसने जिंदगी में इतना कुछ सहा था कि मौत भी उसके दर्द को मिटाने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन जो प्रिया की मदद से फिर से मकसद ढूंढना सीख रही थी। गुस्से को सुरक्षा में, दर्द को करुणा में बदलना और बच्चों का गायब होना बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि चुड़ैल को अब उनकी जरूरत नहीं थी। उसके पास प्रिया थी, उसके पास कोई साथी था, कोई था जो उसे राक्षस नहीं बल्कि प्यार के लायक प्राणी समझता था। साल बीतते गए, देवेंद्र बूढ़ा हो गया, उसके बाल सफेद हो गए, लगातार काम के बोझ से उसकी पीठ झुक गई, लेकिन उसकी आंखों में एक कोमलता बरकरार थी जो प्रिया से मिलने से पहले नहीं थी। गांव समृद्ध हुआ, नए बच्चे पैदा हुए, बूढ़े मर गए, जीवन अपना अनंत चक्र चलाता रहा। और गांव के किनारे पर, जहां सभ्यता जंगली जंगल से मिलती थी, एक बूढ़ा आदमी कभी कभी शाम के समय उन आत्माओं से बात करने के लिए चला जाता था जिनसे अन्य लोग डरते थे, क्योंकि उसने कुछ ऐसा सीखा था जो बहुत कम लोग समझ पाते थे कि इंसान और राक्षस के बीच की रेखा उतनी स्पष्ट नहीं होती जितनी लोग सोचते हैं, कि कभी कभी जिनसे डर लगता था वे बस वही होते थे जिन्हें गलत समझा जाता था। और करुणा, सच्ची करुणा का अर्थ था कहानियों और भय से परे देखना और सभी प्राणियों में साझा मानवता को पहचानना, चाहे उनका रूप कितना भी अलग क्यों ना हो। अपने जीवन के अंतिम समय में जब देवेंद्र अपनी चटाई पर लेटे हुए थे, वृद्ध और थके हुए परंतु शांत, तो उनके पास दो आकृतियां प्रकट हुईं। प्रिया दशकों बीत जाने के बावजूद अभी भी लड़की जैसी दिखती है, और चुड़ैल अपने उदास लेकिन शांत चेहरे के साथ। शुक्रिया, चुड़ैल ने धीरे से कहा, हमें यह दिखाने के लिए कि दुनिया में अभी भी अच्छाई है। हमें हम कैसे दिखते हैं इस आधार पर नहीं आंकने के लिए, बल्कि हमें वैसे ही स्वीकार करने के लिए जैसे हम थे। ये खुशी पूरी तरह मेरी थी, देवेंद्र ने कमजोर आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। मैंने तुम्हें जितना दिया तुमने मुझे उससे कहीं ज्यादा दिया। प्रिया ने उसका हाथ थाम लिया। आराम करो, उसने कहा, और डरो मत। हम तुम्हारी आत्मा का ख्याल रखेंगे जैसे तुमने हमारी आत्मा का ख्याल रखा। और विधुर किसान देवेंद्र, जिसने भय के बजाय करुणा को चुना, ने चेहरे पर मुस्कान के साथ आखिरी बार अपनी आंखें बंद की। कहते हैं कि उसकी आत्मा न तो स्वर्ग गई और न ही नर्क, बल्कि जंगल में ही रही, उन लोगों के साथ जिन्हें वह प्यार करता था। कभी कभी कोसल वन में यात्रियों को किसी सुखी परिवार की तरह हल्की हंसी सुनाई देती है। एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चा, आखिरकार एक साथ, आखिरकार शांति में। और नंदनपुर गांव में फिर कभी कोई बच्चा गायब नहीं हुआ, क्योंकि जंगल की चुड़ैल अब दर्द और गुस्से की नहीं बल्कि प्यार और सुरक्षा की प्राणी बन गई थी। वह न सिर्फ प्रिया और देवेंद्र पर बल्कि जंगल के बहुत पास भटकने वाले सभी बच्चों पर भी नजर रखती थी और उन्हें प्यार से घर वापस ले जाती थी। समय के साथ कहानियां बदल गई हैं। प्राचीन किंवदंतियों की भयानक चुड़ैल अब नई किंवदंतियों की मूक रक्षक बन गई है, और जो लोग अपनी दादी नानी की कहानियों को ध्यान से सुनते थे वे एक अनमोल सबक सीख सकते थे कि शीघ्र निर्णय और भय मित्रों को शत्रु बना सकते हैं, लेकिन करुणा और समझदारी राक्षसों को रक्षक बना सकती है। यह कहानी है चुड़ैल और एक विधुर किसान की, दिखावे से परे देखने की, डर के आसान होने पर दया चुनने की, और सबसे अनपेक्षित जगहों पर परिवार को खोजने की कहानी। क्योंकि आखिरकार हम सब बस आत्माएं हैं जो जुड़ाव की तलाश में हैं, अपने भीतर के खालीपन को भरने की कोशिश कर रही हैं। और कभी कभी सबसे सार्थक जुड़ाव वे होते हैं जो उन सीमाओं को पार कर जाते हैं जिन्हें दुनिया दुर्गम मानती है।